जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ हेके। माय नेम इज आदित्य और आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इंसोलेशन एंड हीट बजट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इंसोलेशन अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो हीट एनर्जी या कह सकते हैं जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वही आपकी इंसोलेशन कहलाती है। ठीक है, क्या मैंने कहा जो एनर्जी हमें सन से मिलती है यानी जो हम तक पहुंचती अर्थ सरफेस पे पहुंचती है वो आपकी इंसोलेशन कहलाती है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसको हीट एनर्जी आखिर कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो अर्थ को जो है वो तीन बेसिक सोर्सेस से क्या होती है एनर्जी प्राप्त होती है। इसमें से दो सोर्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और तीसरी सोर्स जो है दैट इज आपकी ग्रेविटी हो जाती है। वो आपकी क्या करती है, डायरेक्टली नहीं प्रभावित करती बट इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। ठीक है, तो पहला सोर्स क्या हो गया, सोलार रेडिएशन। सोलार रेडिएशन बोले तो जो आपको सन से एनर्जी आती है वो आपकी सोलार रेडिएशन कहलाती है। तो जब सन से ये निकलती है तब तो सोलार रेडिएशन कहलाती है। अब जरूरी तो नहीं, मान लिए हमारी बेसिकली सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे प्लैनेट हैं तो हर जगह सोलर रेडिएशन जाती है, लेकिन जब ये अर्थ पे पहुंचती है, अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, उससे हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूँ और आगे डिटेल में। तो पहला आपका क्या हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया। सेकंड क्या हो गया, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को मैं यहाँ समझाने बैठ जाऊंगा कि इससे हीट एनर्जी कैसे प्राप्त होती है तो अपने में क्या है वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, पूरी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी फालतू में, इसलिए इसको कभी हम और अलग से पढ़ लेंगे। फिर थर्ड क्या होती है आपकी एंडोजेनेटिक फोर्सेज होती है। एंडोजेनेटिक फोर्सेज मतलब कि ऐसी फोर्सेज जो कि अर्थ के अंदर से आती हैं। जैसे आपने कन्वेक्शनल करंट पढ़ी होगी, आपने जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ी होगी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी सब जो है इस एंडोजेनेटिक फोर्सेज के वजह से ही होती है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया हमें जो है वो पढ़ना है क्या, जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है दैट इज सोलर रेडिएशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हम अपना फोकस जो है सोलर रेडिएशन के बारे में रखेंगे। प्लस जो अर्थ सरफेस पे जो आपको हीट मिलती है ना उसका जो मेन सोर्स होता है वो सोलर रेडिएशन ही होता है, यानी इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हीट एनर्जी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हीट एनर्जी क्या होता है अभी हम इसको आगे समझते हैं। ऑलराइट, तो देखो पहले तो एक बात ये जान लो कि जितनी भी आपके सरफेसेज हो गई या बॉडी हो गई या ऑब्जेक्ट कह लो, चाहे आपकी सन हो गया, ठीक है, इवन अपनी खुद की बॉडी हो गई, अपनी खुद की जो स्किन हो गई, ये सब क्या करते हैं, दे कॉन्स्टेंटली एमिट रेडिएशन, किसी न किसी फॉर्म में क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से ये रेडिएशन एमिट करते हैं। अब इसमें से जो ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे सन का एग्जांपल ले लो, या आपने लाइट बल्ब देखा होगा, उसमें जो फिलामेंट है वो क्या होता है, लाइट जब जलाते हो तो फिलामेंट क्या होता है, हीट पैदा करता है। जब वो हीट होती है तो क्या होती है, वो हीट आपकी लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी वेरी हॉट ऑब्जेक्ट लाइक द सन or light bulb filament emit radiation predominantly in the form of light which includes what various type of electromagnetic radiation, जैसे अल्ट्रावायलेट हो गए, आपके विजिबल लाइट हो गए, इंफ्रारेड हो गए, और भी आपके माइक्रोवेव वगैरह वगैरह हो गए। ठीक है, इनके बारे में आगे हम समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सोलर रेडिएशन जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, ये बनता कैसे है। तो देखो सोलर रेडिएशन जो है ये बेसिकली जनरेट होता है। सोलर रेडिएशन है क्या, ये सन से आ रही एक एनर्जी है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जो सन की एनर्जी है वो बेसिकली, इसे मैं एनर्जी कहता हूँ अभी के लिए, तो सन की जो एनर्जी है वो जनरेट होती है बेसिकली उसके इनसाइड में, उसके इंटीरियर में, कहाँ पे, उसके कोर में। यहाँ पे होता क्या, इसके कोर में यहाँ पे आपका एक प्रक्रिया होता है जिसे कहते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में ज़्यादा हम नहीं जाते हैं कि क्या होता है, बस इतना जान लो कि एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके दौरान क्या होता है, जब ये प्रोसेस आपका होता है तो इससे और इसके इंटीरियर में क्या होता है, जो ह्यूज अमाउंट में कह सकते हो हीट एंड क्या होती है आपकी एनर्जी, क्या मैंने कहा, हीट एंड एनर्जी जो है वो डेवलप होती है, जनरेट होती है। अब इससे क्या होता है, जब ये डेवलप हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ से आपकी हीट एंड एनर्जी जो होती है ये आउटवर्ड क्या करती है, इसके सरफेस पे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो सरफेस बेसिकली सन का जो है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, क्या हमें कहते हैं, इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, फोटोस्फीयर पे जब ये एनर्जी यहाँ पहुंचती है, अब यहाँ से क्या होती है, अब बेसिकली आपने थ्रू आउट द स्पेस क्या होता है, ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है। क्या होती है, थ्रू आउट द स्पेस क्या होता है, ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है, रेडिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये इसे हम जब ये रेडिएट करती है इससे क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक,
अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में सन के अर्थ के अलावा क्या है और भी सब प्लेनेट प्रेजेंट है। तो जब ये और जगह पहुंचते हैं तो उसे सोलर रेडिएशन कहते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो जब ये यहाँ से निकलती है तो सोलर रेडिएशन कहा जाता है। बट जब ये हमारे अर्थ सरफेस पे यानी हम तक पहुंच जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि द एनर्जी जो हमें मिलती है सन से वो कहाँ से आती है, उसके कोर से। उसके कोर में होता क्या है, प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्या होता है उस पर ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या करता है, ये एनॉर्मस अमाउंट में हीट जनरेट करती है एंड एनर्जी जनरेट करती है। ठीक है, अब वो एनर्जी क्या होती है, ये स्टार्ट क्या करती है, ट्रेवल आउटवर्ड। ठीक है, किस प्रोसेस से, आपकी बेसिकली कन्वेक्शन एंड कंडक्शन के प्रोसेस से। ये होते क्या है, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसके बारे में हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो होता क्या है, ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है आउटवर्ड अंटिल इट रीचेज द सन आउटर लेयर कॉल्ड द फोटोस्फीयर, यानी फोटोस्फीयर तक आती है। उसके बाद का कहानी हम आगे समझते हैं। ठीक है, एक और चीज आप जान लो कि जो सन में ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है ना, क्या होती है, स्टेडी रेट पे होती है, यानी एक तरह से कांस्टेंट होती है। विच मीन्स द अमाउंट लिविंग द सन सरफेस रिमेन कांस्टेंट। मतलब वैसा नहीं है कि कभी टाइम आया कि जो रेडिएशन हो रही है वो कम हो जाएगी, कभी टाइम आया क्या रेडिएशन जो उधर से निकल रही है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो क्या होती है, एक समान होती है, कांस्टेंट पे रहती है। इसी को जब हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो हमारे अर्थ पे रीच करती है। मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ इज फेयरली कांस्टेंट। क्या मैंने कहा, फेयरली कांस्टेंट ही होगा, एंड इसे ही क्या कहा जाता है, सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अर्थ रिसीव पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सन। ठीक है, तो सन से हमें लगभग ऑन एवरेज हम कह सकते हैं हमें 2 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट ऑफ सोलर एनर्जी जो है रिसीव करती है। ठीक है, ये बस आप इतना ध्यान रखना कि कितनी में आती है। वैसे इसमें ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, याद रहता है तो ठीक, नहीं याद रहता है तो इसको स्किप करो और आगे बढ़ो। बिकॉज क्या सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ पे लेके अड़ जाओगे कि मुझे ये समझना है ना, तो आपको वो फिर बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जब हमारी एनर्जी जो है फोटोस्फीयर पे पहुंच जाती है सन की, अब वहां से उसको रेडिएट जब होती है तो उसके लिए एक दो इंपॉर्टेंट लॉ बताए गए हैं कि कैसे वो रेडिएट होती है। पहला क्या है, वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, उसकी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हॉट है, तो उससे जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही होगी ना, क्या होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही होगी वो क्या होगी, आपकी बहुत ही शॉर्ट वेव होगी। ठीक है, यानी ये क्या कहती है, एक मिनट। ठीक है, यानी द हॉटर एन ऑब्जेक्ट द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इट एमिट्स। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, हम जानते हैं सन जो है बहुत ही हॉट होती है, लगभग कितनी, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। तो ये क्या होता है, इतनी हॉट होती है तो हम कह सकते हैं कि इट एमिट्स जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। ठीक है, तो क्या करती है, जो आपकी रेडिएशन वो निकलती है वो क्या है, आपकी शॉर्ट वेवलेंथ में निकलती है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन में निकलती है। क्यों निकलती है, बिकॉज वेवलेंथ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहती है कि हॉटर एन ऑब्जेक्ट शॉर्टर द वेवलेंथ। ठीक है, इसकी आपकी क्या है, बहुत लंबी कैलकुलेशन वगैरह हुई, तो कैलकुलेशन में हमें घुसना नहीं है। हमें क्या है, बस इसका एक क्या है, कह सकते हैं कंक्लूजन पढ़ के आपको ये समझना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है आपका, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगी, या कह सकते हो कोई बॉडी बहुत हॉट होगी, तो उससे आपकी जो एनर्जी रेडिएट हो रही होगी ना, उसकी अमाउंट क्या होगी, वो भी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, तो इसको अगर सन पे हम अप्लाई करें तो पहले हमने समझा कि अगर कोई बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे शॉर्ट वेव में निकलेगी। जितनी टेम्परेचर ज़्यादा उतनी रेडिएशन निकलेगी शॉर्ट वेव में निकलेगी। और जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी तो क्या होगी, उसकी अमाउंट जो होगी, उसकी जो स्पीड वगैरह होगी वो क्या होगी, बहुत तेजी होगी, बहुत ही तेजी से होगी। ठीक है, यानी द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एन ऑब्जेक्ट एमिट्स इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली एज इट्स टेम्परेचर राइजेज। यानी द हॉटर एन ऑब्जेक्ट द मोर रेडिएशन इट एमिट्स। ठीक, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब रेडिएशन क्या है, वहाँ फोटोस्फीयर में पहुंचने के बाद कैसे वो रेडिएट होता है ये हम समझते हैं। तो फ्रॉम सन आउटर सरफेस क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है आपकी, वो क्या करती है, स्टार्ट टू ट्रेवल आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या से हम कह सकते हैं सोलर रेडिएशन। ठीक, तो वेन दी सोलर एनर्जी जो है ये अर्थ सरफेस पे पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट टर्म एज इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या हुआ, इट इज द सोलर एनर्जी जो
अर्थ सरफेस पे पहुंचती है किस फॉर्म में, शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में, वही आपका इंसुलेशन होता है। इसे आप कह सकते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यानी ये आपका मान लो अर्थ हो गया, ये आपका सन हो गया। तो जब यहाँ से एनर्जी निकली तो उसे हमने क्या कहा भैया, उसे हमने कहा सोलर रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब यही एनर्जी हम तक पहुंची, ठीक है, हम तक अर्थ सरफेस पे जब ये पहुंची तो उसे कहा गया, यानी जब यहाँ सोलर रेडिएशन कहा गया, जब हम तक आई इनकमिंग आई तो उसे कहा गया इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे शॉर्ट में इंसुलेशन कहा जाता है। ये कौन से फॉर्म में आती है तो हमें ध्यान रखना है, ये शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में आती है, ना कि लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ किस फॉर्म में आएगी, तो याद करो वीएन डिस्प्लेसमेंट वाला, कि हॉटर द ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी उतनी शॉर्ट होगी। तो क्या अगर मैं सन एक तरफ रखूं, एक तरफ अर्थ रखूं, तो इसमें से कौन सा ज्यादा हॉट होगा, आप कहोगे सर सन होगा। तो शॉर्टर वेवलेंथ यहाँ से निकलेगी कि तो यहाँ से निकलेगी, तो आप कहोगे सर यहाँ से निकलेगी। तो अर्थ से मैं पूछूं कौन से निकलेगी, तो आप कहोगे सर अर्थ से जो वेवलेंथ निकलेगी वो क्या होगी, लॉन्ग वेवलेंथ होगी इन कंपेरिजन टू सन से जो एनर्जी आपकी आ रही होगी। ठीक है, इसी को जो अर्थ से रेडिएशन क्या करती है, अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर इसको लॉन्ग वेव में क्या करती है, वेवलेंथ में रेडिएट करती है। इसी को टेरेस्ट्रियल हीट एनर्जी कहा जाता है। ठीक, तो आई थिंक अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था टेरेस्ट्रियल हीट एनर्जी, तो आपको ये समझ में आया। आई थिंक आपको इंसुलेशन का मतलब भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो वाई इन शॉर्ट वेवलेंथ, तो जैसा मैंने बताया बिकॉज हॉटर द ऑब्जेक्ट शॉर्टर द वेवलेंथ, तो इतना आपको याद रखना है। इससे ज्यादा अगर आपको और याद रखना है तो आप उस लॉ का ये देख सकते हो, वी एन डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। इससे ज्यादा उसमें घुसने पीएचडी करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, बिकॉज दीज आर प्रूवन फैक्ट। ठीक, तो जैसे मैं बताया सन सरफेस इज वॉट टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो द एनर्जी जो सन से निकलती है ये लगभग क्या है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, इसको 20 सेकेंड लगता है हमारे अर्थ पे पहुंचने के लिए। ठीक है, आई थिंक ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लास में हमें रटाया जा रहा है कि रटाया गया आया गया है कि जो सन से लाइट आती है, किरण आती है, वो कितने समय में अर्थ पे पहुंचती है। तो आई थिंक हम जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो ये क्या आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अब वेव जो होगी वो आपकी शॉर्टर भी हो सकती है, मतलब वेव क्या हो सकती है, ये आपकी कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, कुछ आपकी लॉन्ग वेवलेंथ में भी हो सकती है। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब क्या, कि उसकी जो डिस्टेंस होगी ना दो वेव के बीच में, कह सकते हो जो क्रेस्ट ट्रफ, आई थिंक सब जानते हैं कि सपोज ये आपकी कोई एरिया है, तो ये आपका क्रेस्ट हो गया, ये आपका ट्रफ हो गया, तो दो क्रेस्ट के बीच का या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो जब डिस्टेंस आपका नजदीक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट वेवलेंथ, जब डिस्टेंस दूर होगा तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, तो सन से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, वो अलग अलग वेवलेंथ की आती है। ठीक है, वैसे जैसे, ठीक है, वैसे यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाली ये है, अभी हमने पढ़ा कि वो शॉर्ट वेवलेंथ में आती है, बट क्या होता है कि इसमें लॉन्ग वेवलेंथ भी क्या है वो इंक्लूड होती है। समझने का प्रयास करिए इस तरह के, कि आप कहोगे सर हाउ कैन सोलर रेडिएशन इंक्लूड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो रेडियो वेव आ गई, माइक्रोवेव आ गई, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो आपको सर वो होती है रेडियो। उसके बाद क्या आती है आपकी माइक्रोवेव आती है, उसके बाद आती है आपकी इंफ्रारेड, एंड उसके बाद आती है विजुअल लाइट। विजुअल लाइट मतलब वो जो लाइट हमें दिखती है ना, सन के जो रेज हमें किरणें दिखती है ना, दैट इज कॉल्ड विजुअल लाइट। मतलब सन से जो आ रही है इतने वेवलेंथ में आपकी एनर्जी आ रही है, बट हमें जो दिखती है, हमें जो महसूस ज्यादातर होती है वो होती है आपकी विजिबल लाइट। ठीक है, बाकी सब चीजें भी आती हैं, बट वर्ल्ड जैसे अल्ट्रावायलेट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, आपकी ओजोन ही एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सरेज हो गई, आपकी गामा रेज वगैरह हो गई। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना, इनका जो है आपको ऑर्डर याद करना जरूरी होगा, और कि किस वेव कितनी वेवलेंथ के बीच में होती है, इनकी एक वो देखिए जो फैक्ट दे रखे होंगे, आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया है। ऑलराइट, तो अब यह सवाल पे आते हैं कि हाउ कैन सोलर रेडिएशन इंक्लूड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि आपको अगर सर अभी आपने बताया कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो तो शॉर्ट वेवलेंथ में आ रही है, बट आप कह रहे हो कि ये जो एनर्जी है इसके अंदर दोनों आ जा रही थी, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो देखो, जो सन जो है इट एमिट्स अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मेजोरिटी ऑफ द सन एनर्जी जो है उसकी जो आउटपुट है वो शॉर्टर वेवलेंथ में आ रही है। ठीक है, द इंफ्रारेड आपके जो माइक्रोवेव रेडियो वेव्स हो गए, दे आर पार्ट ऑफ द सेम स्पेक्ट्रम, बट दे रिप्रेजेंट द लॉन्गर वेवलेंथ एंड these make up a small portion of the total energy the sun emits. So when we refer to solar radiation as short wave, we are mostly talking about the part of spectrum that carry the most energy. ठीक है, लाइक अल्ट्रावायलेट, विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो आपको ये डाउट यहाँ से क्लियर हुआ। ठीक है,
तो अब तक हमें इंसुलेशन समझ में आ गया। हमने ये समझा कि इंसुलेशन जो है आपकी शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होती है। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, कौन कौन टाइप की होती है, ये हमने समझा। ऑलराइट, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम समझते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, खुद बुद्धि लगाओ कि मान लो ये सन हो गया, ठीक, कॉमन सेंस लगाओ, ये आपकी अर्थ हो गई। तो जो सन से जो इंसुलेशन आ रही होगी, क्या वो हर जगह एक ही समान होगी? क्या पूरी धरती तो भैया इतनी बड़ी है, तो इंसुलेशन जो आ रही हो क्या एक ही समान होगी? तो आप कहोगे नहीं। यही हमें समझना है कि क्यों एक समान नहीं है। सो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन दैट रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस, ये क्या करती है, वेरी सिग्निफिकेंटली। ये क्या होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल ड्यू टू सर्टेन फैक्टर। यानी जो इंसुलेशन हमें मिलती है, जैसे जैसे अब क्या है, ये मान लो अर्थ हो गई, दिस इज योर इक्वेटर रीजन, दिस इज योर पोलर रीजन, ठीक है, ये क्या है, पोलर रीजन। तो यहाँ पे दे रखा है ये कि इंसुलेशन जो है जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं इक्वेटर पोल की तरफ, आई एम सॉरी, वैसे वैसे क्या होता है कि इंसुलेशन जो है उसकी अमाउंट जो है वो घटती है। क्यों घटती है वही हमें समझना है। उसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन होता है एंगल ऑफ द सनरेज, ठीक। सेकंड रीजन क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे। थर्ड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। एंड फोर्थ क्या होता है, सन स्पॉट्स। एंड द लास्ट इज वन, इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आइए हम इनको एक एक करके डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। एंगल ऑफ द सनरेज मतलब मैं कहूँ एंगल किसी सनरेज का, यानी सन की जो रेज है वो किस एंगल पे धरती पे आके गिरती है, वो हमें प्रभावित करता है कि कितनी इंसोलेशन वहां पे आएगी। अगर ये रेज जो होगी, अगर हमारे अर्थ सरफेस पे वर्टिकल गिरेगी, वर्टिकल वी ऑल नो दैट कि सन रेज जो है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्टिकल कहाँ गिरेगी, सो आई थिंक अगर आपने सीरियलिटी पढ़ा होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा, तो वहां हमने पढ़ा था होगा कि आपकी जो सन रेज है वो वर्टिकल पोलर रीजन पे, माफ करेगा, आई एम सॉरी, वो जो है आपके इक्वेटर रीजन पे आके गिरती हैं। और जैसे जैसे क्या होते हैं पोल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, ये जो रेज होती है वो स्लैंट होती जाती है, ऑब्लिक होती जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जहां पे आपकी वर्टिकल में गिरती है वहां पे इंसुलेशन ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू व्हाट, जहां पे स्लैंट होती है यानी पोलर रीजन में। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि पोलर रीजन में ही कि सन रेज जो है वर्टिकल पड़ने पे ऐसा क्यों हो रहा है कि इंसुलेशन ज्यादा है? तो देखो, जब आपकी वर्टिकल सन रेज पड़ती है ना, तो ये जो है उतनी अमाउंट में एनर्जी जो है वो इतना डिस्टेंस बस कवर करती है। बट जब आपकी सन रेज जो है वो ऑब्लिक पड़ती है, देखिए जैसे ये देखो, ये तुम्हारा क्या हुआ, ठीक, जैसे मान लो ये तुम्हारी रेज है, ये वर्टिकल पड़ रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, एनर्जी ज्यादा पड़ रही है, इतने अमाउंट में एनर्जी पड़ी। बट अभी मैं क्या करूँ, इसको स्लैंट कर दूँ तो क्या होगा, अब ये एरिया जो है इसको, ये इतनी पेन का है, ये ज्यादा एरिया कवर कर रही है इन कंपेरिजन टू दिस एरिया। ज्यादा एरिया कवर करेगी तो क्या होगा, इसका प्रेशर या इसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, और ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, जहाँ पे वर्टिकल पड़ती है वहां पे इंसुलेशन ज्यादा होता है, जहाँ पे ये स्लैंटिंग होती है वहां पे क्या होता है, इंसुलेशन कम होता है, ठीक है। यही हो गया आपका। बस हमें इसमें इतना जानना है क्या कि एक वर्टिकल कहाँ पड़ेगी, तो आप कहोगे सर इक्वेटर पे, और पोलर कहाँ, जैसे ये मतलब सन हो गया, यहाँ क्या पड़ रही है, वर्टिकल पड़ रही है, यहाँ क्या पड़ रही है, आपकी स्लैंटिंग पड़ रही है, ठीक है। प्लस तो वर्टिकल क्यों, तो हमने देखा कि एरिया कम डिस्टेंस कवर करेगी। फिर इसका एक और रीजन होता है क्या कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब अर्थ का जो है उसको, जो अर्थ का मान लो सरफेस हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, तो जब ये सनरेज आती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पे मान लो कहीं क्लाउड वगैरह हो गए, डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए, तो क्या करते हैं, इसके साथ भी ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कर क्या करते हैं, कुछ आपकी वापस चली जाती हैं, कुछ क्या करती है, क्लाउड वगैरह ऑब्जॉर्व कर लेती है। जैसे ओजोन गैस मान लो, तो ओजोन क्या करती है, यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब अगर ये वर्टिकल होगी तो क्या करेगी, जैसे मान लो दिस इज योर अर्थ, ये है वर्टिकल, ये है आपकी स्लैंटिंग। तो खुद बुद्धि लगा कि 1 और 2 में से रेज जो, कौन सी रेज जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है अर्थ पहुंचने के लिए, तो आप कहोगे सर दैट इज सेकंड, आपकी स्लैंटिंग रेज जो है उसको ज्यादा डिस्टेंस करना पड़ रहा है कवर अर्थ पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका रीजन हो सकता है क्या कि पहला वर्टिकल जो है कम डिस्टेंस कवर करती है, प्लस क्या होती है वो अर्थ सरफेस भी कम डिस्टेंस कवर करती है, और एटमॉस्फेयर में भी क्या होती है, कम डिस्टेंस कवर करती है, तो वो लेस एनर्जी लूज करती है। पर स्लैंटिंग होती है तो क्या होती है, वो ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है, प्लस आपकी एटमॉस्फेयर में ज्यादा उसको गुजरना पड़ता है, तो क्या होती है, ज्यादा उसमें आपकी एब्जॉर्प्शन होंगी, ज्यादा स्कैटरिंग होंगी, ठीक है, ज्यादा आपकी रिफ्लेक्शन होंगी, तो क्या होगी, एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाती है, इंसुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ द सनराइज। बाकी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड रखी है, आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने रखी है चीजें। फिर आता है क्या आपका सेकंड,
दैट इज द लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे, मैं इसको जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ बिकॉज अगर आपने सीनियरिटी पढ़ रखा हुआ है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेंथ ऑफ द डे क्या कहती है कि लॉन्गर डे जहाँ पे होती है वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होती है। इंसुलेशन क्या कि जो जितनी अमाउंट में आपकी एनर्जी पहुँच रही है, तो मान लो ये हमारा अर्थ है, ये आपकी रेज आ रही है। अब इधर क्या है, ये आपका डे वाला एरिया होगा, आपका नाइट वाला एरिया होगा। तो तुम बताओ, जब डे वाले एरिया जब लॉन्गर होगा तो क्या होगा, वहां पे इंसुलेशन ज्यादा आएगी। तो वही यहाँ पे लिख रखा है भैया कि लॉन्गर डे होगी तो इंसुलेशन ज्यादा होगी, यानी व्हेन द डे इज लॉन्गर देयर इज मोर टाइम फॉर ग्राउंड टू एब्जॉर्ब सनलाइट रिजल्टिंग इन मोर इंसुलेशन। शॉर्टर डे मीन्स सनलाइट एक्सपोजर मीन्स लेस सनलाइट एक्सपोजर एंड कॉन्सिक्वेंटली लेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इसका रीजन क्या होता है, तो देखो आपको जो डे है लेंथ का ना, वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन। तो आप कहोगे सर ठीक है, ये मैं समझ गया कि मोर इंसुलेशन, ठीक है, बट ऐसा होता क्यों है कि लॉन्गर डे शॉर्ट डे क्यों होता है। वैसे मैं इस रियलिटी का चैप्टर था, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा का। इसका रीजन क्या होता है, बेसिकली मेन जो रीजन होता है वो क्या, अर्थ का एक्सियल टिल्ट। सो वी ऑल नो दैट कि हमारी अर्थ जो है ना वो ऐसे सीधी नहीं है, क्या है, वो थोड़ी सी टिल्ट है। तो टिल्ट होती है, जो सन की रेज आती है, सपोज मान लो दिस इज योर सन, ये आपका टिल्ट, ठीक है, अपना अर्थ क्या है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर डिस्टेंस इसको कम कवर करना पड़ेगा, यहाँ पहुंचने के लिए डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आपकी यहाँ पे डेज क्या होती है, लॉन्गर होगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ जब डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होगी। इसको मैं आपको समझाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज जैसे जो सन, ये आपकी अर्थ हो गई। अर्थ ये इधर एक पोजीशन ये हो गया, एक पोजीशन ये हो गया, थर्ड पोजीशन दिस, और ये पोजीशन ये हो गया। यहाँ पोजीशन कब होता है इसका, तो इसे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, 22 दिसंबर। विंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दौरान हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी इंडिया में आप खुद फील करो कि 22 दिसंबर को ठंडी रहती है कि गर्मी रहती है, तो आपको सर ठंडी रहती है। तो होता क्या है, पहले समर में हम बात करते हैं। ड्यूरिंग समर सोल्स्टिस, यानी समर सोल्स्टिस में क्या होता है, समर मान लो ये अपना अर्थ था, ठीक है, ये अपना अर्थ ऐसे, तो ये अपना नॉर्दर्न, ये अपना साउदर्न। तो जब ये अर्थ यहाँ रहे, ये अर्थ जब यहाँ रहेगा तब अपने यहाँ समर आएगा, कि जब अर्थ यहाँ रहेगा तब अपने यहाँ समर आएगा। बिकॉज यहाँ रहेगा तो डिस्टेंस इंसुलेशन को ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, तो यहाँ विंटर हो जाएगा। जब यहाँ रहेगा तभी ना जो होगा एनर्जी जो होगी सन की वो जल्दी यहाँ पहुंचेगी। तो वही दे रखा है, ड्यूरिंग समर सोल्स्टिस क्या होता है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो आपका लेंथ ऑफ द डे है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है एज यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द नॉर्थ पोल, तो while it decreases in the southern hemisphere, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, इसका रिवर्स ऑकर होता है। इसमें क्या होता है, द लेंथ ऑफ जो होता है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द साउथ पोल एंड डिक्रीजेज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। बस हमें इसमें इतना जानना है कि लेंथ ऑफ द डे जो है वो वेरी करता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द डे क्या है, वेरी करता है। जब लॉन्गर डे होंगे तो वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होगी, जब कम डे होंगे, शॉर्टर डे होंगे, तो वहाँ पे इंसुलेशन कम होगी। बट यहाँ पे भी आपका एक एक्सेप्शन होता है। अब वैसे मान लो अभी हमने पढ़ा कि समर सोल्स्टिस के दौरान क्या होता है कि लेंथ जो होता है डे का, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, क्या होता है, इंक्रीज होता है। पर अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंसुलेशन जो है क्या आपकी इक्वेटर पर ज्यादा होती है, जैसे हम इधर जाते हैं क्या होती है, इंसुलेशन कम होती है। तो ये तो आपको फिर उल्टा हो गया ना स्टेटमेंट, कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे जैसे लेंथ बड़ा होता है इधर, तो लेंथ बड़ा होगा तो इससे कॉमन सेंस लगाओ, तो क्या होगा, यहाँ आपकी इंसुलेशन ज्यादा पहुंचनी चाहिए थी। बट अभी हमने एंगल ऑफ सन रेज भी पढ़ा, कि यहाँ पे क्या है, सन रेज की एंगल जो है वो स्लैंटिंग ही पहुंचती है। यानी देखो सन की जो रेज है ना, यहाँ पे बेसिकली ये क्या होती है, वर्टिकल मैक्सिमम आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही वर्टिकल पड़ती है, ठीक है। इधर ही आपकी वर्टिकल घूमती रहती है, यानी जब पोजीशन चेंज होता है, जब यहाँ पोजीशन रहेगा तो यहाँ पे वर्टिकल रेज पड़ेगी, जब ये पोजीशन रहेगा तो वर्टिकल रेज कैप्रिकॉन पे पड़ेगी, ठीक है। इधर रहेगा तो इक्वेटर पे रहती है, इधर रहता है तो इक्वेटर पे रहती है, ठीक है। तो यानी इसके बीच में ही घूमती रहती है, इसके वो ऊपर जाती ही नहीं है। तो चाहे भी भले ही आपका लेंथ जो हो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न पोल में क्या हो, इंक्रीज हो जाए। 6 महीने क्या होता है, जब इधर होते 6 महीने क्या होता है, दिन ही रहता है, रात होती ही नहीं है वहां पे, ठीक है। तो जब दिन रहता है भले वहां लेंथ का जो डे का जो लेंथ हो वो बड़ा रहे, बट वहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो सन रेज है ना वो स्लैंटिंग ही पहुंच रही है, स्ट्रेट नहीं पहुंच रही है, वर्टिकल नहीं पहुंच रही है। और जब वर्टिकल नहीं पहुंचेगी तो बियॉन्ड दैट की एरिया क्या होगा, वो फिर आपका वो क्या करेगा, लेंथ रेज जो होगी वो मोर एरिया कवर करेगी, मोर एरिया कवर करेगी तो उससे एनर्जी जो आ रही होगी वो मोर एरिया कवर करेगी, डिवाइड हो जाएगी एनर्जी, ठीक। तो ये थी आपकी लेंथ ऑफ द डे। यानी ड्यूरिंग लॉन्गर डेज क्या होता है कि हायर लेटीट्यूड पे क्या होता है, इंसुलेशन डिक्रीजेज टुवर्ड द पोल बिकॉज सन रेज जो होती हैं दे स्ट्राइक द सरफेस एट मोर ऑब्लिक एंगल।
सो वर्टिकल रेज डिलीवर मोर एनर्जी पर यूनिट एरिया, वाइल ऑब्लिक रेज जो होते हैं दे स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया डाइल्यूटिंग द एनर्जी। ठीक है, आइस एंड स्नो एट द पोल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, सनलाइट को अफेक्ट करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आपका एल्बिडो इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं पोल पे क्या होते हैं, आइस एंड स्नो पाए जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये जब एनर्जी आती है आइस स्नो पड़ती है, क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एब्जॉर्ब नहीं करते, क्या करते हैं, एनर्जी ऐसे टकरा के वापस चली गई, नहीं क्या ऐसे आई बस ऐसे वापस चली गई। ठीक है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी एक रीजन है पोल पे क्या कि आपका जो है इंसोलेशन कम क्यों होता है। तो कंक्लूजन इसका क्या निकालूं मैं, तो ये कह सकता हूं कि वाइल द लेंथ है डे का, इट इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव। इट इज द एंगल ऑफ सन रेज दैट हैज मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंसोलेशन। So a location with both long rays and vertical rays will receive the maximum amount of insolation in comparison to what a location with long rays but vertical ना होगी oblique rays होगी। ठीक, तो ये हमें समझ में आया। ठीक, अब हम समझते हैं थर्ड, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो आपकी जो अर्थ और सन की मैं बात करूं तो जो इसका ये रिवॉल्यूशन होता है ना, रिवॉल्यूशन जो वो बेसिकली इस तरह से अर्थ आपका जो इस इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से रिवॉल्व करती है। तो इसमें होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा पॉइंट आता है जिसमें क्या होती है, डिस्टेंस जो होती है सन से वो मैक्सिमम हो जाती है, और एक ऐसा इसमें पॉइंट आता है जब डिस्टेंस जो हो सन से कम हो जाती है, सबसे नियरेस्ट होती है। तो आप खुद बुद्धि लगाओ, जब नियरेस्ट होगी तो क्या होगा, इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा आएगा इन कंपेरिजन टू जब डिस्टेंस ज्यादा हुई। जो डिस्टेंस दूर होता है उसे हम कहते हैं क्या, एपीलियन कहते हैं। यानी जब ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है पूरे अर्थ के रिवॉल्यूशन में, इस पोजीशन में सबसे ज्यादा क्या होता है, डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। ये आपका कब आता है, 3 जुलाई के आसपास आता है। ठीक, और फिर वहीं आपका जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में उसके रिवॉल्यूशन के दौरान, उसे हम कहते हैं पेरिलियन। ठीक, क्या कहते हैं, पेरिलियन मिनिमम डिस्टेंस, एपीलियन मतलब अपार। अपार इसको याद करते हैं, अपार बहुत दूर है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस। पेरिलियन मतलब अरे पासे में तो है पेरिलियन। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये हमें समझ में आया। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं आपका चौथा जो रीजन है जो कि इंसुलेशन को प्रभाव डालता है, दैट इज सन स्पॉट। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, आपके एक डार्कर रीजन होते हैं। ये डार्कर क्यों दिखते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, इस आसपास के एरिया से कंपेरिजन में कोल्डर होते हैं। ठीक है, तो आपको अक्सर ये कोल्डर रीजन है तो ज्यादा सन स्पॉट होगा, तो क्या होगा, इंसुलेशन कम पहुंचेगी, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये देखो क्या कि पैराडॉक्सिकली इवन द सन स्पॉट्स आर कूलर, periods of increased sunspot activities are associated with more solar radiation। यानी ये समझ, ये सनस्पॉट मतलब क्या, कि डार्कर स्पॉट, जहाँ पे जो डार्कर स्पॉट क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज वो कूलर होता है। अब इससे ये मत समझना कि कूल सरफेस है तो क्या होगा, इंसुलेशन कम आएगी। कूल सरफेस डार्क स्पॉट मतलब इंसुलेशन और बढ़ जाती है। ये इंसुलेशन कब बढ़ती, तो हर इसका एक साइकिल चलता है 11 साल का। हर 11 साल पे सबसे ज्यादा जो सनस्पॉट है सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, फिर धीरे धीरे घटता है, फिर 11 साल का आता है, फिर आपके सनस्पॉट बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान देना है क्या, कि मोर सनस्पॉट मीन्स मोर इंसुलेशन, लेस सनस्पॉट मीन्स व्हाट, लेस इंसुलेशन। ऑलराइट, फिर हम बढ़ते हैं आपकी इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, की एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब आपकी सनरेज जो है एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। पहला इफेक्ट जो है दैट इज योर अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, किसी चीज को एनर्जी को सोख लेना। जैसे आपने ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर जब मैं आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने देखा था कि ओजोन पर्वत क्या थी, ओजोन पर्वत सॉरी, ओजोन जो स्पीयर थी आपकी वो क्या कर रही थी, वो जब यूवी रेज से पड़ती थी तो ऑक्सीजन जो था टूट जाता था। ऑक्सीजन टूट के फिर क्या होता था, वो अलग अलग मॉलिक्यूल में टूट जाता था, फिर वो मॉलिक्यूल क्या होता था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका ओजोन क्रिएट करता था। फिर ओजोन टूट के फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती थी, ऐसे साइकिल चलता था। तो इस दौरान क्या होता था, जितनी भी आपकी यूवी रेज आती थी ना वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती। तो वही दे रखा है कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन गैसेज एंड पार्टिकल लाइक ओजोन वाटर वेपर। यानी अभी हमने देखा कई वेवलेंथ में आती है, तब तुम खुद बुद्धि लगा कि एक वेवलेंथ वाली यही जब एब्जॉर्ब हो जा रही है तो क्या इंसुलेशन यहाँ पे जो पहुंचेगी वो मैक्सिमम होगी कि कम होगी, तो आपको अक्सर कम होगी। तो वही दे रखा है यहाँ पे भैया कि द मोर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर द लेस इंसुलेशन मेक इट टू द ग्राउंड। ठीक, दूसरा आता है क्या, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब क्या, सपोज आपकी एक एनर्जी आ रही थी, एनर्जी मतलब सन की जो रेज आ रही थी, अब इस पे कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह या कोई गैस बीच में थी, तो जब इस पे टकराती तो क्या होती है, इसको स्कैटर करती, बिखेर देती है हर जगह। ठीक है, क्या करती, बिखेर देती है, हर चारों तरफ बिखेर देती है। तो जब ऊपर की तरफ जो एनर्जी होती है तो क्या करती है, ऊपर जाके फिर आपकी क्या होती है, स्पेस में लॉस्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ना कि स्कैटरिंग क्या करती है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच, तो जो लॉस्ट होगी तो क्या होगा, इंसुलेशन फिर आपकी घटेगी बढ़ेगी। अब तो बताओ, ये लाइट आ रही है, इसमें से ऐसा कुछ हिस्सा जो है आपका फिर वापस चला जा रहा है स्पेस में, तो क्या होता है, इंसुलेशन घटता ही है, बढ़ता नहीं है। यानी स्कैटरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच, देखो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन मकसद है क्या, इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन समझना, क्यों ज्यादा है क्यों कम है।
तो बस स्कैटरिंग मतलब क्या, स्कैटरिंग जहाँ ज़्यादा होगी इंसोलेशन क्या होगा आपका कम होगा, जहाँ कम स्कैटरिंग होगी तो इंसोलेशन क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ठीक, यानी इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच स्मॉल पार्टिकल गैसेज एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन यानी इंसोलेशन जो है उसको क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, सो अनलाइक एब्जॉर्प्शन जहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल सोख लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे आप कोई फोम लो उसको पानी में रखो तो पानी से निकालो तो कर पानी को पूरा सोख लेगी, तो एब्जॉर्ब स्कैटरिंग वो नहीं करती, क्या करती है बेसिकली डाइवर्ट कर देती है उसकी हीट को। ठीक है, इट कन्वर्टेड इनटू हीट, स्कैटरिंग चेंजेस क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन क्या करती है, चेंज कर देती है विदाउट अल्टरिंग इट्स वेवलेंथ और इंटेंसिटी। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ स्कैटरिंग, बट हम जो है दो टाइप पे फोकस करते हैं। पहला क्या होता है, एक क्या आता है रेलिक स्कैटरिंग। रेलिक स्कैटरिंग क्या होता है कि जब आपकी साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो होती है वो जो वेवलेंथ आ रही होती है उससे कम होती है। ठीक है, तो आपकी रेलिक स्कैटरिंग, उससे फिर जब आप टकराती है तो उससे जो स्कैटरिंग होती है दैट इज योर रेलिक स्कैटरिंग। अब ये रेलिक स्कैटरिंग से आपने दो फिनोमेना बहुत डेली देखते होंगे, क्या, जो स्काई जो हमें ब्लू ब्लू दिखती है एंड जो स्काई जो है सनसेट के दौरान सनराइज के दौरान रेड दिखती है, कलर उसका चेंज हो जाता है, वो इसी स्कैटरिंग के दौरान ही होता है, इसकी स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। तो होता क्या है कि वाई द स्काई इज ब्लू, जो शॉर्टर, तो हम जानते हैं, आपने पढ़ते आए हैं बचपन से, हम विब्ग्योर पढ़ते हैं। ठीक है, बस रट लेते हैं क्या कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बट एक चीज इसमें क्या होता है कि ये जो विब्ग्योर दे रखा है ना, ये इसके वेवलेंथ के आधार पर दे रखा है, यानी ये जो आपकी इधर जो वी से स्टार्ट होगा सबसे शॉर्टेस्ट होगा, फिर जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या वेवलेंथ आती है आपकी बढ़ती जाती है। ठीक, तो जो जिस वेवलेंथ, तो यहाँ पे होता क्या है, जिस कलर की जो लाइट की वेवलेंथ कम होती है, शॉर्ट होती है, वो क्या होती है ज्यादा स्केटर होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे आपकी ब्लू हो गई, ठीक, आपकी वायलेट हो गई, आर स्केटर्ड मोर इफेक्टिवली देन लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो क्या होगा, जाहिर सी चीज है, कोई चीज छोटी होगी तो क्या होगा, एक चीज टकराएगी तो ज्यादा ही बिखरेगी, कोई चीज बड़ी होगी तो क्या होगी, टकराएगी तो कई बार करेगा उसको, टकराएगी तो क्या करेगी उसको आर पार कर जाएगी। ठीक है, वही प्रोसेस दे रखा है। तो आपका वैसा इस हिसाब से तो वायलेट हमें ज्यादा देखना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता है, बिकॉज वायलेट लाइट जो होती है इट इज स्कैटर्ड, इवन इतनी स्कैटर हो जाती है देन ब्लू, आवर आइज क्या होती है, बट क्या होती है ब्लू पे क्या होती है सेंसिटिव होती है, सम वायलेट जो होती है लाइट वो क्या करती है अपर एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, मेकिंग द स्काई अपीयर ब्लू ड्यूरिंग द डे। फिर सवाल बनता है कि सर वाई सनसेट आर रेड, तो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट क्या होता है, सनरेज जो होती है इट पासेस थ्रू अ थिकर पोर्शन। तो आई थिंक जब आपने कहीं से किसी से भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा हो तो उधर हमने पढ़ा होगा कि मान लो ये अपना एक पोजीशन हो गया, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये आपका सन हो गया इधर, फिर आपका सन जब दिन गुड और इधर क्या होगा, जब सन यहाँ पहुंचेगा, ये मान लो आपको मॉर्निंग टाइम हो गया, ठीक है, ये आपका आफ्टरनून का टाइम हो गया, ये क्या हो गया आपका इवनिंग का टाइम हो गया। तो मॉर्निंग में आप खुद बताओ यहाँ पे पहुंचने के लिए ये ये 1 2 और 3 में से एटमॉस्फेयर में कौन सी जब सन से लाइट जो आ रही है किसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो आपका सर 1 और 3 को। तो यही होता है ड्यूरिंग सनराइज सनसेट, क्या होता है सन जो है इट पासेस थ्रू थिकर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे कम इन एट सॉलो एंगल, मतलब अगर सन यहाँ पे है तो यहाँ वाले को क्या होगा, स्काई जो होगा रेड अपीयर होगा, ब्लू अपीयर होगा, माफ करेगा रेड अपीयर होगा, यहाँ वाले को नहीं अपीयर होगा। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ आर व्हाट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम आवर लाइंस ऑफ साइट। यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्टर वेवलेंथ, अब क्या होगा वो डिस्टेंस बढ़ा, अब और स्कैटरिंग होगी तो इतनी स्कैटर हो जाती है वो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ वाली को दिखती ही नहीं, वो स्कैटर होकर कहीं और हमारी लाइन ऑफ क्या करती है, हमारी लाइन ऑफ साइट से क्या होती है वो स्कैटर अवे हो जाती है, लिविंग बिहाइंड द लॉन्गर वेवलेंथ रेड एंड ऑरेंज टू डोमिनेट द स्काई कलर नियर द होरिजन। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिकॉज इधर से कोई बार क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैंने सोचा इसमें इंक्लूड कर देता हूँ आपका। ऑलराइट, फिर होती है कि आपकी नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। इट ऑकर्स व्हेन जब पार्टिकल क्या हो वो मच लार्जर हो देन द वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग सोलर। अब यहाँ क्या हो वेवलेंथ की साइज जो हो वो घट गई, आप करिएगा पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर क्या हो मच लार्जर देन हो द वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग सोलर। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था कि पार्टिकल जो थे वो छोटे थे इनकमिंग सनलाइट से। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है, दिस इंक्लूड लार्ज वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल फाउंड इन क्लाउड। सिंपल मेरा कहने मतलब है कि नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के द्वारा जो आपको व्हाइट कलर दिखता है क्लाउड का वो इसी के द्वारा होता है। तो होता है क्या है, क्लाउड अपीयर व्हाइट बिकॉज लार्ज वाटर ड्रॉपलेट स्कैटर क्या करते हैं, उसमें क्या है पार्टिकल बड़े हैं तो उसमें क्या होगी, जितनी भी आपकी वेवलेंथ वाली आएगी सब इसी में हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। अब इनसे इंक्लूड हुई तो क्या होती है, सब इवनली स्कैटर हो जाते हैं, क्या होते हैं, सपोज दिस इज योर वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है,
अब ये क्या हुई, वेवलेंथ आई, अलग वेवलेंथ है, तो क्या होते हैं ये इक्वली क्या होते हैं सनलाइट जो होती है इक्वली सो द कम्युनिकेशन, एक मिनट, सनलाइट क्या होते हैं ये स्कैटर हो जाते हैं इक्वली। तो इससे क्या होता है, द कम्बिनेशन ऑफ ऑल विजिबल लाइट गिव्स द क्लाउड देयर वाइट कलर। So when cloud become thicker and denser, less light passes through them, making them appear gray or even dark, especially before rain. तो व्हाइट हमें क्या होते हैं, कलर क्लाउड जो है हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। जब लाइट आती है तो क्या होती है वो इवेनली या क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो क्या होती है हमें व्हाइट कलर का अपीयरेंस दिखता है। तो जब आपकी ज़्यादा क्लाउड आ जाता है तो ज़्यादा से वाटर वेपर जब भर जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट भर जाते हैं, तो क्या होता है अब उतनी और पास ही नहीं पाते, क्या करते हैं वो रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देते क्या आती है वो हमें डार्क दिखती है, क्योंकि अब स्कैटर होने की वजह क्या होगी, वो रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन होगी तो क्या वो लाइट कलर उसमें होगा ही नहीं व्हाइट वाला, तो क्या होता है हमें डार्क दिखने लगती है। फिर इसी में एक टर्म आता है डिफ्यूज रेडिएशन। डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है, तो देखो हमारे पास जो रेडिएशन पहुंचता है ना ये दो टाइप की होती है। एक क्या होती है डायरेक्ट रेडिएशन, एक मिनट मैं इधर समझा देता हूँ क्या कहा मैंने। जो सन से रेडिएशन आता है अर्थ सरफेस पे, वो क्या होता है दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट रेडिएशन, एक होता है क्या आपका डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड क्या होता है, डायरेक्ट मतलब कि कहीं अब भैया स्कैटर नहीं, कहीं एब्जॉर्ब वो नहीं हुई, सीधे सिर्फ आई, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं, सीधे क्या आई, सीधे धरती पे टकराई, वो होती है डायरेक्ट रेडिएशन। फिर आपके आती है एक डिफ्यूज्ड रेडिएशन। डिफ्यूज्ड रेडिएशन क्या होती है कि जब आप जैसे पार्टिकल टकराती हैं तो जैसे मैंने बताया कुछ स्कैटर हो जाती है चारों तरफ। ये जो स्कैटर होती है तो भैया क्या होती है आपकी वापस चली जाती है स्पेस में। अब ये जो स्कैटर होती है जब ये सरफेस पे आती है तो इसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूज रेडिएशन कहा जाता है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ से आपको ये टर्म समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ हमें स्कैटर में इतना जान के रखना है कि ये सब चीजें कि क्लाउड क्यों हमें व्हाइट अपीयर होता है। ठीक है, स्कैटरिंग से होता क्या है, मेन मकसद हमारा क्या आता है इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन समझना। यानी जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी इंसुलेशन क्या होगा उतनी अमाउंट घटेगी, जितनी कम इंसुलेशन स्कैटरिंग होगी उतनी क्या होगी इंसुलेशन की अमाउंट इन कंपेरिजन टू दैट एरिया बढ़ेगी। फिर थर्ड क्या आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, कोई चीज आई बाउंस होकर टकरा के वापस चली गई। ठीक है, तो इस व्हेन सनलाइट व्हाट बाउंसेज ऑफ अ सरफेस एंड गोज बैक इनटू द स्पेस विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, तब बिना एब्जॉर्ब हुए चली जाएगी। तो क्या होगा जहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन मतलब जहां पे आपके एक एल्बिडो इफेक्ट इसमें कहा जाता है। क्या एल्बिडो क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच सनलाइट अ सरफेस रिफ्लेक्ट। तो यानी अगर मैं कहूँ किसी चीज का हायर एल्बिडो है तो क्या होगा वहां पे इंसुलेशन जो पहुंचेगी वो लोअर इंसुलेशन होगी। और अगर मैं कहूँ किसी का एल्बिडो जो है कम है तो क्या होगा वहां पे इंसुलेशन जो बहुत ज्यादा हायर मतलब एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, लोअर मतलब क्या रिफ्लेक्शन कम होगा। तो कम रिफ्लेक्शन होगा ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगी इंसुलेशन बढ़ेगी। सो एरिया तो अब हायर एल्बिडो सवाल बनता है सर होता है कौन सी चीजें जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो व्हाइट कलर की जो चीजें ज्यादा होती हैं या कह सकते हो आपकी जो स्नो कवर वगैरह आइस स्नो होती हैं वह करती हैं, उनके अंदर हायर एल्बिडो देखा जाता है। यानी वो चीजों को लाइट को ज्यादा क्या करती है बेसिकली रिफ्लेक्ट करती हैं इन कंपेरिजन टू डार्केस्ट सरफेस। इसलिए आपने गर्मी में सुना होगा कि हमें डार्क कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। डार्क कपड़ा क्या करती है कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और वहीं जब लाइट कपड़ा हम पहनते हैं तो क्या होता है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि जैसे ही सनलाइट पहुंचती है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कई बार आपको परसेंटेज पूछ लेता है, कई बार आपको ये पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा एल्बिडो किस में पाया जाता है, फ्रेश स्नो में पाया जाता है, क्लाउड में पाया जाता है। ठीक है, इनका सीक्वेंस पूछ ले दे देगा आपको, जैसे फ्रेश स्नो दे देगा, ठीक है, आपको क्लाउड दे देगा, ड्राई सैंड दे देगा, ठीक मान लो ऐसे asphalt रोड दे देगा। इसमें पूछ लेगा क्या कि किसका जो है बेसिकली एल्बिडो ज्यादा है। ठीक है, इसको क्या करो एक अरेंज करो, ठीक असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपका। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये आपके हो गया फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। इनको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन की। ठीक है, यहाँ पे जो है आप एक काम करो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, मिलते हैं आपको 5 मिनट की ब्रेक के बाद। ये जो ब्रेक वाला वीडियो है पार्ट जो है मैं आपको स्किप कर दूंगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बट आई एम रिकमेंडिंग दैट 5 मिनट का ब्रेक इसलिए लो। ब्रेक पे क्या करो कि जो इतना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, चाहे एल्बिडो वगैरह हो गया, ठीक है, जितने भी चीजें मैंने फैक्टर आपको पढ़ाए उसको एक बार दिमाग में क्या करो नोट डाउन करो, दिमाग में घुसाने का प्रयास करो। एक कॉपी लो, कॉपी पर धीरे धीरे नोट डाउन करने का प्रयास करो 5 मिनट के ब्रेक में। 5 मिनट टाइमर लगाओ, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो हमारा 5 मिनट का ब्रेक खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। तो फैक्टर तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इंसुलेशन का फैक्टर क्या होता है। 5 तरह के फैक्टर हमने देखे। ठीक है, अब हम समझते हैं ये फैक्टर को जब हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली तो डिस्ट्रीब्यूशन सब कैसा होता है हमारे अर्थ सरफेस पे। तो देखो
अगर मैं बात करूँ दिसंबर 22 मतलब क्या कि देखो, जब दिसंबर 22 के बाद क्या होता है कि हमारे, अब खुद सोचो, दिसंबर 22 की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ दिसंबर 22 को मौसम कैसा होता है। आपको सर क्लाइमेट जो होता है, मतलब मौसम जो होता है वो सीजन कैसा होता है, विंटर सीजन रहता है ना कि समर सीजन होता है। विंटर सीजन मतलब कि जैसे मान लो ये आपका हो गया सन, हो गया ये आपका ये इसका अर्थ का आपका ऑर्बिट हो गया। तो विंटर सीजन कब होगा, जब आपकी अर्थ यहाँ होगी, ठीक है। विंटर सीजन कब होगा, तो दिसंबर 22 को क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी मिलती है ना, वो क्या होता है, वर्टिकल रेज जो ज्यादा होती है वो कहाँ पे गिरती है, आपकी ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर पे वर्टिकल रेज होती हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम साउदर्न से आपकी बढ़ते हैं नॉर्दर्न की तरफ, वैसे वैसे क्या होती है, आपकी डिस्टेंस कम होती जाती है, एट इंसुलेशन जो मिलती है। पहला क्या दे रखा है कि ए रिसीव्ड एट द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी अगर ये हमारा अर्थ हो गया, इसका एटमॉस्फेयर अगर पहला बता रहा है कि यहाँ पे कितनी इंसुलेशन मिल रही है, और बी बता रहा है कि ये इंसुलेशन हमें यहाँ पे अर्थ पे कितनी मिल रही है। तो देखो 22 दिसंबर को, जैसे मैंने बताया, वर्टिकल रेंज कहाँ पे होती हैं, तो आपको वैसे टॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है, दैट इज इन योर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे नजदीक अगर मैं नॉर्दर्न, ये क्या है आपका एटीट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के दे रखे हैं, तो मैं तुमसे कहूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे नजदीक कौन सा एरिया होगा साउथ के, तो आप कहोगे सर दैट इज जो 0 से 10 वाला एरिया। तो आप देखोगे क्या, यहाँ पे इंसुलेशन जो मिल रही होगी वो हमें एटमॉस्फेयर पे भी ज्यादा होगी, ज्यादा ज्यादा सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, और जब अर्थ सरफेस से पहुंचती है तब भी वहां पे क्या है, ज्यादातर मैक्सिमम है। फिर आता है आपका मार्च 21 मतलब क्या कि अर्थ जब है आपकी यहाँ पहुंच जाती, इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो ये टिल्ट हो गया, अब टिल्ट जो है अर्थ ऐसे आ रही है, तो अर्थ के अब ऐसे आएगी तो क्या होगा, रेस तो भैया वर्टिकली इस पे सब पे हर जगह क्या पड़ेगा, इक्वली पड़ेगा। तो हर जगह इक्वली पड़ता है, बट ज्यादा वर्टिकल रेज क्या होती है आपकी यहाँ इक्वेटर पे पड़ती है। तो इक्वेटर पे पड़ेंगी, यानी यू विल नोटिस दैट कि जो, अगर मैं एटमॉस्फेयर पे बात करूं कि अपर लिमिट एटमॉस्फेयर पे कितनी आ रही है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा आपके यहाँ पे होगा, दैट इज 0 से 10 डिग्री लेटीट्यूड की। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं अर्थ सरफेस पे, तो वहां क्या होता है कि इक्वेटर पे बेसिकली क्या होता है, आपका लो प्रेशर वाला एरिया होता है। और जब लो प्रेशर एरिया क्या होता है, ये लो प्रेशर का एरिया होता है, इसके आसपास वाला हाई प्रेशर एरिया, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो होता क्या है, हाई प्रेशर से आपकी जब विंड बहती है तो ये ऐसे कन्वर्ज होना स्टार्ट कर देती हैं, ऊपर जाती हैं तो ऐसे। तो ये ऊपर जाती है तो क्या करती है, यहाँ के जो आपका नमी उमी होती है ना, यहाँ पे ऊपर लेके जाती है, तो यहाँ क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो उससे क्या होता है, इंसुलेशन वही हम पढ़ाते हैं कि क्लाउड जहाँ ज्यादा पाया जाएगा वहाँ इंसुलेशन कम पहुंचेगी। तो क्या होता है कि इक्वेटर रीजन पे क्या होता है, क्लाउड ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए आप ये देखोगे मार्च 21 को जब सन का रेज जो है वर्टिकल पड़ रही हो कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो क्या होता है, इक्वेटर पे ना पाके मैक्सिमम इंसुलेशन अर्थ सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आसपास वाले रीजन पाया जाता है, दैट इज जो 10 to 20 डिग्री वाला हेमिस्फीयर हो गया। ठीक। फिर आता है क्या आपका जून 21 को, यानी कि अर्थ अब क्या था, पहले दिसंबर 22 को यहाँ था, मार्च को यहाँ था, जून को क्या हुआ, इधर पहुंचा। ठीक है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हुआ, पूरी तरह से इसके अंदर आ गया, और क्या हुआ, वर्टिकल रेज सबसे ज्यादा कहाँ पड़ी आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले तो यहाँ पे इस वाले रीजन में पड़े। ठीक है, तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में, जब देखोगे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा रेज कहाँ पड़ रही, तो आप नोटिस करोगे कि ये जो है इंसुलेशन 703 जो है यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या है, इससे लेना देना नहीं, हमें क्या है, हमें अर्थ सरफेस पे कितनी पहुंच रही है वो हमें पढ़ना है। तो अर्थ सरफेस पे जो है आप देखोगे क्या कि सर यहाँ पे तो आपकी उतनी क्लाउडनेस वगैरह होगी नहीं, क्योंकि ये जो रीजन होता है, ठीक है, ये क्या आपका हो जाता है, आपका हाई प्रेशर वाला एरिया होगा। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि विंड जो होती है इधर से बहती है, तो यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह होते नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या, मैक्सिमम इंसुलेशन आपकी यहीं पहुंचेगी। ठीक है, क्या होगी, मैक्सिमम इंसुलेशन आपकी यहीं पहुंचेगी। फिर आता है September 23 को क्या होता है, अब यहाँ फिर आपकी क्या होगी, इक्वेटर वाले रीजन पे आप ज्यादा इंसुलेशन आएगी, 610 आपका हो गया। ठीक है, देख सकते हो आसपास ही वो इंसुलेशन पहुंचा है। बट फिर जब आप आते हो नीचे अर्थ के सरफेस पे, तो क्या होता है, फिर आपकी वही कन्वर्जेंस वाला जोन वगैरह, क्लाउड फॉर्मेशन आ गया, तो क्लाउड जहां बनी तो क्या हुआ, आपकी इंसुलेशन कम पहुंची, इंसुलेशन कम पहुंची तो क्या हुआ, आसपास वाले रीजन क्या हुआ, ज्यादा इंसुलेशन पाया गया। ठीक, तो ये थे आपकी कैसे इंसुलेशन होती है। इफेक्ट फैक्टर हमें ऑलरेडी पढ़ चुका है कि इसको कैसे फैक्टर करती है। ठीक है, ज्यादा इसमें जान देने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना जानकर रखना है कि दिसंबर 22 को जो है इंसुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पहुंचेगा। मार्च 21 को कहाँ पहुंचेगा, तो इधर पहुंचेगा, इक्वेटर पे नहीं पहुंचेगा। देखो इक्वेटर पे बस कब आपका होगा, दिसंबर 22 को बस मैक्सिमम इंसुलेशन है, और कभी भी अब क्या है, इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसुलेशन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, भले ही सन रेज जो है यहाँ वर्टिकल पड़ रही हो तो क्या होगा, यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा नहीं पाया जाएगा।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर की। तो अगर मैं सन से जो एनर्जी आ रही है, सन से जो इंसुलेशन आ रही है, उसको अगर मैं कहूँ इसे 100% मान लूँ, तो होता क्या है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपने अभी मैंने पढ़ा है, स्कैटरिंग होता है आपका, रिफ्लेक्शन होता है आपका, एब्जॉर्प्शन होता है। इन सब तीन प्रोसेस से क्या होता है कि लगभग 35% जो है इन तीनों प्रोसेस की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ठीक है, क्या होती है रिफ्लेक्शन की केस में अगर बात करूं, ठीक है, इसमें से एब्जॉर्प्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं, तो 35% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी कुछ हीट वगैरह कर इफेक्ट डालती ही नहीं है। ठीक है, वो क्या होती है, जिसे एल्बिडो इफेक्ट कहा जाता है। इस 35% में से लगभग 27% जो है आपके क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है बैक। ठीक है, व्हाइट क्यों, क्योंकि व्हाइट है, और अभी देखा था व्हाइट में जो है एल्बिडो इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है। फिर 2% जो है आपकी अर्थ सरफेस यानी पोलर रीजन वगैरह से जो पड़ती है आइस पे, वो वापस कर देती है 2%। फिर आपकी क्या करती हैं 6% जो है वो डस्ट के स्कैटरिंग पार्टिकल, यानी कुछ इधर भी जाती हैं कुछ इधर भी जाती हैं, जो इधर जाती हैं क्या होती है आपकी स्पेस में लॉस्ट हो जाती है। तो वही दे रखा है कि अगर 100% में से 35% क्या होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी कुछ हीट उस पर, यानी उसका इफेक्ट डालती नहीं अर्थ के एटमोस्फियर पे ना अर्थ के ऊपर। उसमें 27% क्या हुआ क्लाउड के द्वारा हो गया, 2% आपका इधर हो गया, फिर 6% क्या हुआ स्कैटरिंग द्वारा लॉस्ट हो गया। फिर मतलब 100 में से 35 से घटाए तो बचा आपका 65%। अब 65% का क्या होता है वो समझते हैं। 65% में से क्या होता है कि 14% जो होता है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। याद करो हमने पढ़ा था क्या, एक ओजोन स्पेयर पढ़ा था, ओजोन में क्या होता है कि यूवी रेज वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इन सब चीजों के द्वारा जो क्या होती है एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है 14%। अब 14% में से बाकी बचा 51%, तो ये 51% जो है ये हमारे अर्थ सर्फेस पे पहुंचते हैं, और अर्थ सरफेस क्या है इसको एब्जॉर्ब करके फिर अपना लॉन्ग वेव में क्या करती है इसको वापस भेजती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकमिंग सोर्स वेव रेडिएशन जो हमें तक पहुंचता है, इसका क्या होता है। ठीक है, इस 100% में से 35% तो पहले ही वापस चला गया। फिर 1451 जो था, अभी ये भी हम देखेंगे 51 भी जो आपका किसी न किसी तरीके से क्या होता है और फिर वापस चला जाता है, और 14% भी क्या है फिर आपका वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर, यानी 100% जो एनर्जी आई 100% वो वापस आप चली जाती है वापस। ठीक है, इसीलिए आप नोटिस करोगे, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था। आप खुद सोचो कि सन से हमें एनर्जी क्या है कांस्टेंट मिल रही है, लगातार मिल रही है, तो ऐसा होना चाहिए था कि अर्थ पे जो लगातार मिले तो अर्थ क्या होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा हीट हो जानी चाहिए थी। बट ऐसा क्यों नहीं होता है, इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि जितनी एनर्जी आती है 100% अगर मैं मान लूँ, तो उतनी एनर्जी क्या होती है आपकी लॉस्ट हो जाती है, क्या होती है उतनी एनर्जी आपकी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो लॉस्ट में 35% आपका रिफ्लेक्ट बैक हो गया स्पेस के द्वारा, 14% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर बाकी बचा कुछ जो था 51% वो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करती है। अब हम समझते हैं इस 51% और 14% का खेला क्या होता है। देखो 51% क्या होता है, 51% में से जब ये रेडिएट बैक करती है अर्थ लॉन्ग वेव में, तो 17% जो है वो बिना एटमॉस्फेयर में कहीं भी क्या हुए रिएक्ट वगैरह किए सीधे चली जाती है स्पेस में। ठीक है, तो आप कहोगे 51 में 17 निकाले तो कितना बचा 34। अब 34 का क्या होता है, ये 34% जो होती है ये क्या होती है आपकी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। किस किस प्रोसेस के थ्रू होती है तो हम समझते हैं, यानी 34% इज ट्रांसमिटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, यानी पहले तो 14% यहीं पे आपका एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, फिर बाकी 51 यहाँ था, 51 में से क्या हो रहा है 17 आपका स्पेस में चला जा रहा है, फिर बाकी 34 क्या है फिर ये इसी एटमॉस्फेयर में आके एब्जॉर्ब हो रहा है। ये 14 प्लस 34 जो कह सकते हो 48% जो है आपका एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। फिर इन 48% को एब्जॉर्ब करके क्या करता है इसको फिर रेडिएट बैक करके आपका स्पेस में भेज देता है। ठीक है, तो हम समझते हैं 34% में से कौन कौन सी चीज, तो 6% जो होता है वो थ्रू लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है वार्मिंग द एटमॉस्फेयर। तो याद करो हमने CO2 गैसेज के बारे में पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट याद आ रहा होगा। ये क्या करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करती है एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसी 6% की बात कर रहा है ये। ठीक, फिर आता है 9% कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस के द्वारा होता है। कन्वेक्शन टर्बुलेंस क्या होता है इसको एग्जैक्टली हम जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज जो टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा टॉपिक आपका लंबा है इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर आता है कि आपका थर्ड, थर्ड क्या है दैट इज 19% बचा, यानी 6% आपका क्या हुआ CO2 वगैरह ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और भी गैसेज ने एब्जॉर्ब कर लिया। 9% क्या कन्वेक्शन के थ्रू होता है। फिर 19% जो है वो इवापोरेशन, इवापोरेशन के दौरान क्या होता है, जैसे मान लो दिस इज योर बाउल, इसमें क्या रखा मैंने वाटर रखा, अब मैंने क्या किया इस पे गैस पे क्या किया चालू कर दिया, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखते हो कि गैस आप क्या करोगे रहता है ऑन रहता है, तो टेम्परेचर क्या होता है इसका राइज होने लगता है। कब तक राइज होता है, जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पर ना पहुंच जाए। तो ऐसा होना चाहिए था कि क्यों टेम्परेचर राइज होता है, फिर अचानक से क्या होता है कि 100% के बाद और 1000 टेम्परेचर क्यों नहीं पहुंच जाता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है तो लिक्विड क्या होती है आपकी गैस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है।
तो गैस फॉर्म में जब ट्रांसफर होती है तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हीट होता है ना, वो भी इसी के साथ क्या होता है आपका निकलने लगता है। वो क्या होता है, निकलने से नहीं निकलता तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है 100 डिग्री के बाद आपका क्या होता है, जैसे ही वो वाइपर में कन्वर्ट होती है तो क्या होती है, वो हीट क्या होती है आपको निकलने लगती है, जिसे लेटेंट हीट कहा जाता है। 90% जो है वो लेटेंट हीट के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वंस एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर 34%, वो जो आपकी आई जो अर्थ के द्वारा जब रेडिएट बैक की गई तो वो 34% आपको हो गया। 14% वो जब डायरेक्ट आई थी जो एटमॉस्फेयर ने जब एब्जॉर्ब किया था वो हो गई। ठीक है, तो टोटल 48% ऑफ एनर्जी जो होती है ये भी आपके एटमॉस्फेयर में रहती नहीं है फॉरएवर। ये क्या होती है, द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ रीरेडिएट्स दिस एनर्जी मेंटेनिंग द बैलेंस। ठीक, दो, आई थिंक पहले ये था आपका हीट बजट, इसको हम एक बार टेबल के जरिए समझ लेते हैं। तो पहला क्या था, परसेंटेज ऑफ द, मैं मान लूँ 100%, तो 35% क्या होता है सोलर रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसमें 27% आपका मतलब चला जाता है वापस से। मान 100 में से 35 घटा दो तुम पहले रिफ्लेक्शन से। ठीक, 35 घटाओ, 100 में से 35 घटाओगे तो बचा कितना आपका, ठीक है 65 बचा। 65 में से क्या होता है कि 14% जो है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया, 51% जो है अर्थ एब्जॉर्ब कर लिया। अब अर्थ ने एब्जॉर्ब किया तो अब इसका खेल हम समझते हैं बाद वाले में। अब जब अर्थ ने जब एब्जॉर्ब किया तो इसमें क्या होता है, 51% में से 17% क्या होता है डायरेक्टली आपके स्पेस में चला गया। ठीक है, 17% 35 गया आपका स्पेस में, फिर 17% ये गया स्पेस में। अब बाकी बचा क्या आपके, फिर 34% और ये 14% इधर बचा। 34% क्या हुआ, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एटमॉस्फेयर ने 34 एब्जॉर्ब किया और 14 एब्जॉर्ब किया, इन दोनों को एब्जॉर्ब करके फिर बाद में क्या करती है, री रेडिएट बैक करती है स्पेस में। यानी जितनी 100% अगर एनर्जी आई 100% क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, यानी इसको मैं इसके समझाऊं, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन अगर 35% क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर पहले ही, फिर आपकी एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर 14% जो इनकमिंग रेडिएशन से क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। फिर तीसरा, रेडिएटेड डायरेक्टली टू स्पेस बाय अर्थ सरफेस 70%, जो अर्थ 51% में से 70% छोड़ रही थी, बाकी 34% जो था वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहे थे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, फिर ये भी क्या कर रही थी आपकी बाद में चली जा रही थी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यानी टोटल इनकमिंग कितना हुआ 100%, टोटल आउटगोइंग क्या हुआ आपका 100%। ठीक है, so this explain why the earth neither warms up or nor cools down despite the huge transfer of heat that take place। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। अब हम समझते हैं, एक छोटा टॉपिक है आपका, 2 मिनट का लगेगा। नेट रेडिएशन। नेट रेडिएशन क्या होता है कि इट इज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ, ये कहाँ गया भैया, नेट रेडिएशन क्या होता है, इट रिफर्स टू बैलेंस बिटवीन ऑल इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड ऑल आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी। तो क्या हो रहा था, सोलर कितना 100% आ रहा था, आउटगोइंग क्या हो रहा था 100, तो नेट रेडिएशन कितना हुआ 0। ठीक है, अब होता क्या है कि कई जगह आपका एनर्जी सरप्लस का एरिया क्रिएट हो जाता है, कई जगह क्या होता है एनर्जी डेफिसिट। एनर्जी सरप्लस मतलब क्या होगा, जब आपकी इनकमिंग जो होगी वो ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू व्हाट आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, क्या होगा, in the this occur in areas where the amount of incoming solar energy exceed the amount of outgoing terrestrial radiation। in this region the earth gain more energy than its loses। फिर आपका कुछ रीजन होते हैं अर्थ डेफिसिट के, ये क्या होते हैं, this happen in areas where outgoing terrestrial radiation क्या होती है, exceed the incoming solar energy, here earth loses more energy। तो क्या लगता है आपको, जो टेरेस्ट्रियल ज्यादा एनर्जी कहाँ पे आएगी, तो आप कहोगे सर इक्वेटर रीजन पे आएगी। इक्वेटर पे क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल रेंज पहले पड़ रही है, प्लस आपकी इसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, ये थे आपकी नेट रेडिएशन और एनर्जी सरप्लस और एनर्जी डेफिसिट वाला चीज। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है, बाकी चीजें जो है आप यहाँ से बाद में पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक, जय हिंद।